हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 12th क्लास का इतिहास का जो आपका पेपर होने वाला है 10 मार्च 2025 को। उसके लिए आप ये वाले पेपर को जरूर देख के जाना, ये वाली वीडियो को जरूर देख के जाना। इस वाली वीडियो से काफ़ी ज़्यादा आइडिया लग जाएगा आपको कि कैसा पेपर आने वाला है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा। और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपके लिए ऑलरेडी बना रखी है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियोज़ के लिंक दे रखे हैं, वहाँ से देख लेना, जिससे आपको एग्जाम में और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप मैक्सिमम पेपर अटेम्प्ट करके आओगे। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल चैप्टर। अब देखो यहाँ पे जो है ना, अगर आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए या बाकी किसी सब्जेक्ट के लिए एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो हम लोगों ने आपके लिए पेड पीडीएफ भी बना रखी है। अगर आपको परचेज करनी हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी है, वहाँ से परचेज कर लेना। मैसेज कर देना बस मुझे हेलो सीसीएल, ताकि मैं समझ जाऊँ आपको पेड पीडीएफ लेनी है। उसके अलावा जो है, अगर आपको वेबसाइट से परचेज करनी है तो हमने वेबसाइट पे बहुत सारा कंटेंट फ्री में भी अवेलेबल करा रखा है। CCL चैप्टर, अरे क्या लिख दिया मैंने, चैप्टर लिख दिया, cclchapter.com। इस वाली वेबसाइट पर हरियाणा बोर्ड का सेक्शन मिला है, जहाँ पर आपको फ्री में भी बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा स्टडी के लिए, और साथ में पेड कंटेंट भी इसी वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो वहाँ से भी परचेज कर सकते हो। कूपन कोड यूज कर लेना CCL10, ताकि PDF आपको सस्ती पड़ जाए। अब देखते हैं आपका जो इतिहास का पेपर है, हिस्ट्री का पेपर है, वो किस तरीके से कैसा आने वाला है। अब जो है, आप एक चीज़ ज़रूर बताना मुझे कमेंट्स में कि आपने जो है हिस्ट्री को हिंदी मीडियम में यानी इतिहास पढ़ते हो या हिस्ट्री पढ़ते हो, यानी हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, वो ज़रूर से कमेंट में बताना सभी बच्चे, ताकि हम जो है कंटेंट की प्रिपरेशन के लिए और भी अच्छे से काम कर पाए। अब आपका जो पेपर आएगा वो 80 नंबर का आएगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। ये एक मॉडल पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है, वेबसाइट पर मिल जाएगा cclchapter.com पे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आंसर की के साथ में, ठीक है। पेपर के अंदर आपको टोटल 36% देखने को मिलेंगे, अलग अलग सेक्शंस होंगे, 5 सेक्शन, और उनके हिसाब से आंसर्स आपको करने हैं। अब देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से हैं, कैसे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहले जो है सेक्शन ए, खंड क्या आएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी 1 नंबर के 21 प्रश्न देखने को मिलेंगे पहले तो, ठीक है। अब प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान में राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ पे है ये, हरियाणा में। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र का लेखक कौन है यहाँ पे, कौटिल्य, ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र कौटिल्य। प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद के लेखक कौन हैं, तो कौन है इसके हैं अल बरूनी। हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक किताब उल हिंद, तो इसके हैं अल बरूनी। सांची का स्तूप वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो वो है मध्य प्रदेश में। वेयर इज द सांची स्तूप लोकेटेड एट प्रेजेंट, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हम्पी नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कौन सी नदी है, तुंगभद्रा नदी। हम्पी सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो वो है तुंगभद्रा। अगला क्वेश्चन है, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई, तो कब की गई थी ये, 1813 में। व्हेन वाज द 5th रिपोर्ट प्रेजेंटेड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो 1813 AD। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया, तो कौन सा था वो, लॉर्ड कैनिंग। जनरल सर्विस रिक्रूटमेंट एक्ट was enacted during the region of which गवर्नर जनरल passed, तो किस में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमने जो देखे, देखो अभी यहाँ तक 8वें क्वेश्चन तक आपको क्या मिले, MCQ, ठीक है। 21 क्वेश्चन है, लेकिन 8 ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में MCQ टाइप के देखने को मिलेंगे। अब वो क्वेश्चंस के लिए मैंने MCQs की वीडियो बना रखी है, उनको प्रैक्टिस कर लेना, ज़्यादातर MCQ उनमें से देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, प्रभावती गुप्त कौन थी, तो इसके बारे में हमें बताना था, वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, बेटी थी, यानी हु वाज द प्रभावती गुप्ता, तो डॉटर ऑफ चंद्रगुप्ता II, चंद्रगुप्ता II। अंतर्विवाह से आप क्या समझते हैं, अंतर्विवाह का अर्थ होता है किसी व्यक्ति का समूह, वर्ण या जाति के अंदर जो है विवाह करना, उसे अंतर्विवाह कहा जाता है। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया, तो कौन सा था, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। कालिंग मैकेंजी कौन था, तो कालिंग मैकेंजी जो है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में स्कॉटिश सेना का अधिकारी था, जो बाद में भारत के पहले सर्वेयर जनरल भी बने थे। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 26 दिसंबर 1929 को। सम्राट अशोक द्वारा धम्म प्रचार के लिए नियुक्त अधिकारी खालिस्तान कहलाता था, तो उसको कहते थे धम्म महामात्य। क्या कहते थे, धम्म महामात्य।
अगला क्वेश्चन है, देखो अभी हमने जो है ना 13 क्वेश्चन तक, यानी कि 8 तक तो नॉर्मल थे, उसके बाद में 5 क्वेश्चन आपको ऐसे नॉर्मल वाले मिलेंगे जिनके आंसर्स बनने हैं 1 वर्ड या छोटा सा सेंटेंस बना के। कुछ मिलेंगे आपको खालिस्तान वाले। अभी हमारे खालिस्तान वाले स्टार्ट हो रखे हैं। ये दक्षिण भारत में विष्णु की उपासना करने वाले को खालिस्तान कहा जाता था, तो उसको क्या कहा जाता था? अलवार कहा जाता था। और जो भगवान शिव की पूजा करते थे उसको क्या कहते थे? आप सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे क्या कहते थे। देखते हैं भाई किसको पता है किसको नहीं पता। चीटिंग नहीं करनी, किसी को इधर उधर ढूंढना नहीं है, या किसी का कमेंट पढ़ के नहीं रिप्लाई करना, ठीक है? खुद से रिप्लाई करना है। देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर है, ठीक है, किस किस को पता है। अगला क्वेश्चन देखो, स्थायी बंदोबस्त प्रथा 1793 ईस्वी में खालिस्तान ने लागू की थी, तो ये करी थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। मंगल पांडे को फांसी खालिस्तान में दी गई, तो मतलब कहाँ पर दी गई वो पूछा है, डेट नहीं पूछी, तो ये बैरकपुर में दी गई थी। अगला है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना खालिस्तान ईस्वी में हुई, तो कब हुई? 1916 में हुई थी। उसके बाद में 19 से लेके 21 तक, 19, 20 और 21 3 क्वेश्चन आपको अभिकथन और कारण वाले मिलेंगे। ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लो। इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलतियां करके आते हैं, उनको समझ में नहीं आता। ध्यान से समझ लेना, एक बार समझोगे और भाई बेड़ा पार हो जाएगा तुम्हारा। क्या करना होता है आपको? सबसे पहले एक अभिकथन दिया होता है, फिर कारण दिया होता है, उसके बाद में आपसे पूछा जाता है दोनों सही है और सही व्याख्या है। दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। अभिकथन सही है, कारण गलत है, कह लो सही नहीं है। कारण सही है लेकिन अभिकथन सही नहीं है। यानी कि तो दोनों स्टेटमेंट में से 2 वैल्यू हमें दी हुई है, जो ये अभिकथन और कारण, इनमें से या तो एक गलत मिलेगी या फिर दोनों सही होंगी। फिर हमें देखना है कि अभिकथन को लेके क्या कारण जो है वैलिड बन पाता है या नहीं बन पाता। अब क्वेश्चन को देखो, ध्यान से समझो। अभिकथन हमें दिया हुआ है, मनुस्मृति भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। अब हमें पता लगाना है क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो जी हाँ, ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। ये सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ हमें देखने को मिलता है। कारण इसका दिया है कि इस ग्रंथ में राजा को सीमा विवाद से बचने की सलाह दी गई है, कि सीमा विवाद से तुम्हें बचना है। ये सलाह इस ग्रंथ के अंदर बिल्कुल से दी गई है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब अगर हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं तो हम पाते हैं, यानी कि हमें सही गलत पहले पहचान करनी है भाई, ऑप्शन के हिसाब से सही होगा या कथन गलत होगा। अब देखो, या तो ए होगा अभी फिलहाल के केस में, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है, या फिर बी होगा। तो मनुस्मृति भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। अगर हम पूछते हैं कि क्यों है ये सबसे प्रसिद्ध, ये कह रहे हैं क्योंकि इसमें राजा को सीमा विवाद से बचने की सलाह दी गई है, इसीलिए। देखो ये फेमस है लेकिन इस चीज के लिए नहीं है कि सीमा विवाद से बचने की सलाह है इसीलिए ये विधि ग्रंथ सबसे फेमस है। नहीं, रीजन तो सही है लेकिन इतना वैलिडेट रीजन इसका नहीं है कि ये इसके लिए सबसे प्रसिद्ध है। तो इसलिए हमारा जो है यहाँ पे कथन दोनों सही है, लेकिन हमारी जो व्याख्या यहाँ पे हमें सही देखने को नहीं मिलती है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इंग्लिश में देख लो, मनुस्मृति इज द मोस्ट फेमस लीगल टेक्स्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे फेमस लीगल टेक्स्ट है। अगर हम पूछते हैं कि क्यों है, तो ये कहते हैं कि इन दिस टेक्स्ट द किंग हैज बीन एडवाइज्ड टू अवॉइड बॉर्डर डिस्प्यूट। तो सलाह दी गई है इसलिए सबसे फेमस है। तो ये गलत बात है, ये इसके लिए वैलिडेट रीजन देखने को हमें नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। इसको देखो ध्यान से। 1797 ईस्वी बर्दवान में एक नीलामी की गई। वर्धमान के राजा द्वारा धात्रित अनेक महल यानी भू संपदाएं बेचे जा रहे थे। ये बात बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। इसके बाद में अभी हमें देखना है कि क्या इसका कारण भी सही होगा। वर्धमान के राजा पर राजस्व की बड़ी भारी रकम बकाया थी, इसलिए उसने अपनी सारी संपदाएं नीलाम की जाने वाली थी। उसकी सारी संपदाएं नीलाम की जाने वाली थी, ये भी स्टेटमेंट सही है। दोनों चीजें सही हैं। अब अगर हम पूछते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझना क्वेश्चन को, पिछले वाले में इसमें क्या फर्क था समझ जाओगे, ध्यान से समझना। 1797 में बर्दवान में एक नीलामी की गई। वर्धमान के राजा द्वारा धारित अनेक महल यानी भू संपदाएं बेचे जा रहे थे। अब हम पूछेंगे भाई क्यों बेच रहे थे उसको। ये कह रहे हैं इसलिए बेच रहे थे क्योंकि उसके पास जो है राजस्व की भारी रकम चुकानी बाकी थी, बकाया थी, इसीलिए उसकी संपत्ति बेची जा रही थी। दोनों स्टेटमेंट भी सही है और इसके लिए जो कारण इन्होंने दिया वो भी सही है। ठीक है, इसीलिए हमारा अभिकथन और कारण सही होते हुए सही व्याख्या ये बनाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इसको इंग्लिश में भी देख लो। एन ऑक्शन वाज हेल्ड इन द बर्दवान इन 1797 मैनी पैलेसेज यानी स्टेट्स हेल्ड बाय द किंग ऑफ द बुधवान वर बीइंग सोल्ड। उनको बेचा जा रहा था। द किंग ऑफ बुधवान ओड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू सो हिज प्रॉपर्टी वर अबाउट टू बी ऑक्शन। तो इसलिए उसकी बेची जा रही क्योंकि बहुत कर्जा था उसके ऊपर। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो तुम। अभिकथन दिया हुआ है, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल सही बात है।
अब अगर हम देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट, उन पर जांच की कार्रवाई की अध्यक्षता करने वाले जज जस्टिस CN ब्रूमफील्ड ने उन्हें सजा सुनाई। तो ये भी बात सही है। अब दोनों स्टेटमेंट तो हमारी सही हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, हम यहाँ पे सवाल क्या हमारा, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हम पूछेंगे क्यों किया गया, तो ये कह रहे हैं भाई जज ने सजा सुनाई। कोई बात बन रही है इनकी, हम पूछ रहे हैं क्यों किया, ये कह रहे हैं जज ने सजा सुना दी है। देखो स्टेटमेंट दोनों सही हैं, लेकिन इसके लिए जो व्याख्या है वो इन्होंने यहाँ पे हमें सही नहीं दे रखी है। आई होप क्लियर हो गया होगा अब तो आपको। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आते हैं हमारे पास में वो आएगा अब सेक्शन बी खंड ख। इसके अंदर आपको जो है 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसे हड़प्पा काल के या फिर अथवा में जो है कृषि प्रौद्योगिकी का। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेंगे, सब में नहीं मिलेंगे, ठीक है, एक आध क्वेश्चन में मिलेंगे। उसके बाद में आपको ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये वाले पेपर के क्वेश्चन सारे आपको अच्छे से करके जाने हैं, और ये इसीलिए भी करके जाने हैं क्योंकि भाई इनमें से लगभग आपको 10 to 20% पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। देखो ये वाले पेपर में कह रहा हूँ मैं, बाकी पेपर में नहीं कहा मैंने किसी में भी, लेकिन इसमें कह रहा हूँ क्योंकि भाई इसमें पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो इस वाले पेपर को जरूर सभी बच्चों को पूरा कंप्लीट करके जाना है। आंसर की वेबसाइट पर मिल जाएगी, वहाँ से आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। पेपर मैंने आपको दिखाई दिया है। उसके बाद आएगा सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंदर जो है निबंधात्मक प्रश्न यानी 6 नंबर के 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे जो है अथवा में क्वेश्चन मिलेंगे, और इसमें जो है एक सिंधु घाटी सभ्यता से एक क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार का सीन है, आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो ये जरूर आपको करके जाना है। और एक 1857, ये वाले जो 2 टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इस पोर्शन से आपके लिए। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन सेक्शन आएगा सेक्शन सी, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। प्रश्न नंबर 33 है यहाँ पे। अब ये जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है इनमें बहुत दिक्कत होती है भाई। क्या दिक्कत होती है, बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं ये सुन के कि भाई पेपर में सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आ रहे, सर हमें बता दो, हमें तो कुछ भी नहीं पता, हम तो डर गए। लेकिन भाई रियलिटी ये है, जो आप ऊपर क्वेश्चन करके आए हो उनसे भी आसान जो है ये वाले क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप इनको सही से समझते हुए अटैम्प्ट करते हो। अगर सही से समझते हुए अटैम्प्ट नहीं करोगे तो भाई फिर तो ये डिफिकल्ट लगेंगे। अब ये आपके ऊपर है। देखो समझने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा भाई कि ऊपर पहरा दे रखा है उसी का रट्टा मारना और उसके आंसर आपको वहीं पर मिल जाएंगे, नहीं, ऐसे नहीं होता। जस्ट आपको समझना होता है बेसिक सा। विवाह के 8 प्रकार, इस प्रश्न को ध्यान से समझना और फिर समझ जाओगे आप, गलती नहीं करके आओगे एक भी सवाल को। विवाह के 8 प्रकार के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ मनुस्मृति से पहली, चौथी, 5वीं और 6ठी विवाह पद्धति का उदाहरण दिया जा रहा है, ठीक है। कौन सी है, पहली, चौथी, 5वीं, 6ठी विवाह पद्धति। पहली पद्धति कहती है कन्या का दान बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित कर उसे वेदज्ञ वर को दान दिया जाए जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो, ठीक है। चौथी कह रही है पता वर वधू युगल को यह कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो, तत्पश्चात वह वर का सम्मान कर उसे कन्या का दान करता है। 5वीं कहती है वर को वधू की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी क्षमता व इच्छा अनुसार उसके बांधवों को और स्वयं बंध को यथेष्ट धन प्रदान करता है। 6ठी कहती है स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग जिसकी उत्पत्ति काम से है। तो ये हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा हुआ भाई, पहला क्वेश्चन है मनुस्मृति क्या है। क्या तुम इस पूरे पहरे को पढ़कर मुझे बता सकते हो मनुस्मृति क्या है? नहीं बता सकते ना, बता सकते हो। अभी तक हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट पढ़ी थी मनुस्मृति को लेके, और वो क्या थी, यहाँ मनुस्मृति की कुछ बातें बताई जा रही हैं। अब तुम्हें भी नहीं पता भाई, तुम्हें बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए मनुस्मृति क्या है। मनुस्मृति आरंभिक भारत का एक प्रसिद्ध विधि ग्रंथ हमें देखने को मिलता है, ठीक है, ये है। अब इसके लिए आपने क्या ऊपर वाले पैसेज से कुछ हेल्प मिली, पड़ोसी से पूछ के आए, कुछ केस स्टडी के नाम पे कुछ एनालाइज करा तुमने? कुछ नहीं करा, सीधा सा आंसर था, आपने कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो, धर्मशास्त्रों में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। तो धर्मशास्त्रों में कितने प्रकार के विवाह, अब यहाँ ऊपर देखते हैं। देखो मनुस्मृति में 6ठी विवाह पद्धति का उदाहरण दिया जा रहा है। विवाह के 8 प्रकार हैं, तो कितने हैं, धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। तो यहाँ से आपको पता लग गया, ये चीज आसान था ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, उस विवाह पद्धति का नाम बताइए जिसमें पिता वेदज्ञ वर से अपनी कन्या का विवाह करता है। अब ये वर्ड्स ढूंढ लो, वेदज्ञ वर से अपनी कन्या का विवाह करता है, तो ये कौन सा है, वो है हमारा, देख लो यहाँ पे
मैच करते हैं। चलो देखते हैं कौन से है। पहले में तो दान बहुमूल्य वस्त्रों वाला है और कर उसे वेदज्ञ वर को दान दिया जाए। ठीक है, वेदज्ञ वर से। अब पहले वाला आपका एक प्रायोरिटी में आ गया, पहले वाला। ठीक है, उसके बाद में दूसरे चौथे वाले में पहुंचो। क्या यहाँ पे वो वेदज्ञ की बात कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। इसमें कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या इसमें कर रहा है? नहीं कर रहा है। और क्वेश्चन था उस विवाह पद्धति का नाम बताना था हमें, तो वो कौन सी विवाह पद्धति है? वो हमारी पहली विवाह पद्धति। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ब्रह्म विवाह। ठीक है, ये वाला। तो ये जो है आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। अब क्योंकि पहले में मिल गया है पहली विवाह पद्धति, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसका जो आंसर लिख सकते हो। नाम सही से पता है, ब्रह्म विवाह बोलते हैं, तो वो लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई केस स्टडी के नाम पे। बस आपको एक पैरा चिपका दिया है जबरदस्ती, और उसके आंसर आपको ढूंढने रहते हैं। ढूंढने के नाम पे उसमें कुछ देते भी नहीं है। यहाँ पे देख लो, ये क्वेश्चन देखो, तुम इसको देख के समझ लोगे। 1665 में अपने राजस्व अधिकारियों को औरंगजेब के द्वारा दिए गए हुक्म का एक हिस्सा दिया हुआ है, टुकड़ा दिया हुआ है। वे परगनाओं के अमीनों को निर्देश दें कि वे हर गांव, हर किसान आसामी के बाबत खेत के मौजूदा हालात यानी मौजूदात पता करें और बारीकी से उनकी जांच करने के बाद सरकार के वित्तीय हितों यानी किफायत व किसान के कल्याण को ध्यान में रखते हुए जमा निर्धारित करें। अब ये एक हिस्सा दिया हुआ है। अब यहाँ पे पूछ लिया औरंगजेब कौन था? क्या तुम्हें पता है औरंगजेब कौन था? मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, लेकिन इस पहरे वाले को तो पता ही नहीं है। औरंगजेब एक शक्तिशाली मुगल राजा था जिसने 1658 से 1707 तक शासन किया था। ये बताना था हमको। क्या हमें इस पहरे से कोई मदद मिली, कोई आर्थिक सहायता मिली या आंसर लिखने वाली सहायता? कुछ नहीं मिली ना। औरंगजेब ने अपने राजस्व अधिकारियों को क्या आदेश दिया था, ये पूछ लिया। ये तो आप बता ही सकते हो, ये वाला तो इसमें मिल जाएगा आराम से। यही तो आदेश था, इसको शॉर्ट में सिंप्लीफाई करके लिख दो। औरंगजेब ने सरकार के वित्तीय हितों और किसानों के कल्याण को ध्यान में रखकर भू राजस्व निर्धारित करने का आदेश अपने राजस्व अधिकारियों को दिया था। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, जमा से क्या अभिप्राय? अब यहाँ पे कहता है ना, यहाँ पे ध्यान में रखते हुए जमा निर्धारित करें। जमा यानी कि वो जो पैसा है वो उसी की बात करें, लेकिन बताना पड़ेगा आपको। अब आपको यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं, जमा तो जमा, बस ये तो अपनी लैंग्वेज में लिखे और चलते हो लिए। मुगल काल में निर्धारित किए हुए भू राजस्व जो था उसी को जमा कहा जाता था। ठीक है ना, भू राजस्व यानी कि भूमि पर जो कर देना होता था उसको जमा कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी नहीं, असली अल्पसंख्यक इस देश की जनता है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए NG गंगा रंगा ने कहा था। क्या कहा था? महोदय, अल्पसंख्यकों के बारे में बहुत बातें हो रही हैं। असली अल्पसंख्यक कौन है? तथाकथित पाकिस्तानी प्रांतों में रहने वाले हिंदू, सिख और यहाँ तक मुसलमान भी अल्पसंख्यक नहीं है। जी नहीं, असली अल्पसंख्यक तो इस देश की जनता है। यह जनता इतनी दबी कुचली और इतनी उत्पीड़ित है कि अभी तक साधारण नागरिक के अधिकारों का लाभ भी नहीं उठा पा रही। स्थिति क्या है? आप आदिवासी इलाकों में जाइए, उनके अपने कानून, उनके जनजातीय कानून, उनकी जमीन और को उनसे नहीं छीना जा सकता, लेकिन हमारे व्यापारी वहां जाते हैं और तथाकथित मुक्त बाजार के नाम पर उनकी जमीन छीन लेते हैं। भले ही कानून जमीन की इस बेदखली के खिलाफ हो, व्यापारी इन आदिवासियों को तरह तरह के बंधनों में जकड़कर गुलाम बना लेते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी दास्ता के नरक में ढकेल देते हैं। आइए अब आम गांव वालों को देख लेते हैं। वहां सूदखोर पैसा लेकर जाता है और गांव वालों को अपनी जेब में डाल लेता है। वहां जमींदार है और मालगुजार और अन्य विभिन्न लोग भी हैं जो इन गरीब देहातियों का शोषण करते हैं। इन लोगों में मूलभूत शिक्षा तक नहीं है। असली अल्पसंख्यक यही लोग हैं जिन्हें सुरक्षा का आश्वासन मिलना चाहिए। उन्हें आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने के लिए केवल इस प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं है। हमने पूरा प्रस्ताव पढ़ लिया। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को देखो। इस उदाहरण को पढ़ने के बाद आप असली अल्पसंख्यक किसे कहेंगे? तो किसे कहोगे आप असली जो अल्पसंख्यक है वो? तो वो हम कहेंगे आदिवासी इलाकों में रहने वाली जनजातियों को, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा शोषण उनका हो रहा है। अब वो अपने हिसाब से बता सकते हो, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है। आदिवासी इलाकों में आदिवासियों की जमीन किस वर्ग के लोग छीन रहे हैं? तो कौन से लोग हैं? व्यापारी वर्ग के लोग। अल्पसंख्यक, असली अल्पसंख्यक इस देश की जनता है। NG रंगा के इस कथन का विश्लेषण कीजिए कि ऐसा उसने क्यों कहा। आदिवासी अल्पसंख्यक लोगों को विभिन्न वर्ग के लोगों द्वारा लूटा जाता है। उनके व्यापार के नाम पर उनकी जमीनों को छीन लिया जाता है। दशकों तक उन्हें बंधनों में जकड़ा जाता है और उन्हें उनके मूलभूत अधिकारों से जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सब चीज़ों से वंचित कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेनिफाई करना है।
तो इस तरीके से आपके आएंगे ये जो है आपका केस स्टडी वाला पोर्शन। आई होप समझ में आ गया होगा। अब ये जो 3 केस स्टडी आएंगी ना, इन 3 में से एक तो आएगी बहुत ईजी, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन पहले में से मिल जाएंगे, एक आएगी एवरेज और एक आएगी आपकी डिफिकल्ट। समझ गए? तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी 3 केस स्टडी। मैंने समझा दिए कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कैसे अटेम्प्ट करना है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। लास्ट में आपको मैप वर्क आएगा 5 नंबर का। इसमें आपको क्या मिलेगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी दिशा में स्थित स्थान कौन सा है वो बताना है, जिसको हम कहते हैं मांडा, है ना, जम्मू कश्मीर में पड़ता है जो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में मत्स्य। ठीक है, मत्स्य जो है आई गेस एक लोकेशन है कुछ, या कुछ होगा या मिस टाइप होगा, जो भी है देख लेना आप। वह स्थान जहां महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, यानी कि सारनाथ के अंदर। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, अजमेर में, तो उस लोकेशन को भर लो। वह स्थान जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो वो है अमृतसर के अंदर, है ना। तो इस तरीके से आपको लोकेशंस याद करनी है। लोकेशन के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, उसको देख लेना, समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चंस। आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपका जो है इंग्लिश में भी मिलेगा, यहाँ पे यही सेम चीज़ इंग्लिश में दे रखी है, और ऐसे आपका जो पेपर है ये कंप्लीट हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी करनी है तो वेबसाइट मैंने बता दी थी भाई, cclchapter.com। गूगल पर जाकर ये नाम सर्च कर लेना, वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ मैं। अभी जो है इस वाली वेबसाइट पर आपको सारा जो है स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। वेबसाइट पे विजिट करके भी आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार कि किस तरीके से आपको जो है वेबसाइट मिलेगी और कहाँ पर आपको जो है विजिट करना है, जिससे आपको और भी अच्छे से जो है आइडिया लग पाए। ये वाली वेबसाइट है जिसको आप ओपन कर सकते हो, गूगल पर जाकर सर्च करोगे तो ये वेबसाइट आ जाएगी। इसमें हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन देखने को मिलेगा। जब आप इस हरियाणा बोर्ड सेक्शन में आओगे, अगर आपको एग्जाम के लिए पेड पीडीएफ लेनी है वो यहाँ से ले सकते हो, जिससे आप एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। बहुत सारे सब्जेक्टों में लगभग 80-90% के करीब पीडीएफ से हमें पेपर देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको भी एग्जाम में बढ़िया स्कोर करना है, ये वाली पीडीएफ से पढ़ो, बढ़िया नंबर आएंगे। और जिस हिसाब से भाई पेपर डिफिकल्ट आ रहे हैं उसके बावजूद भी बढ़िया जो है पीडीएफ से कंटेंट आ रहा है आपके एग्जाम्स में। कूपन कोड यूज कर लेना CCL10, ताकि पीडीएफ आपको सस्ती पड़े। उसके साथ में अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी मैंने जो है वीडियो बनाई है मॉडल पेपर की, उसके लिए आपको एग्जाम में पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम में अगर बिना पढ़े, मतलब कम या फिर कह लो कम पढ़कर जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, यहाँ पे मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे MCQ भी है, मैप और भी सब कुछ है यहाँ पे। तो यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है। और साथ में आपको यहाँ पे जो है मॉडल पेपर जो भी कराया, ये मॉडल पेपर था, तो ये यहाँ पे से आप डाउनलोड कर सकते हो, आंसर की के साथ में है, जिससे आपको एग्जाम में और भी आसानी रहेगी, आंसर ढूंढने नहीं पड़ेंगे इन क्वेश्चंस के। और इनमें से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को भी मिल सकते हैं, तो तैयारी बढ़िया से करके जाना। अगर आपको पुराने पेपर चाहिए तो 2016 से लेकर 2024 तक के सारे पेपर आपको यहाँ मिल जाएंगे PDF में डाउनलोड करने के लिए। यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। ये पता लगाना कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा वो भी यहाँ से पता लग जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।